सूर्यनगर नाम के एक बड़े से राज्य में बहुत ही सुख और शांति का माहौल था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशमिजाज स्वभाव के थे। यहाँ के राजा अर्जुन सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। उनके द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ हमेशा समाज की भलाई के लिए होती हैं। राजा अर्जुन सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था, जो अब कुछ ही दिनों में सूर्यनगर की रानी बनने वाली थी। अर्जुन सिंह तो मीरा को सूर्यनगर की रानी बनाने के लिए तैयार थे, पर मीरा अभी भी रानी बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसमें अभी भी वो हिम्मत नहीं जाग पाई थी जिससे वो सूर्यनगर के लिए कोई फैसला ले पाए। मीरा को जब से अर्जुन सिंह के इस फैसले के बारे में पता चला था, तब से वो बेचैन होकर राजमहल के बगीचे में टहलती रहती थी। इसी सिलसिले में बात करने महाराज अर्जुन सिंह मीरा के पास जाते हैं। मीरा अभी भी बेचैन होकर राजमहल के बगीचे में घूम रही होती हैं। मीरा बेटा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, बस आपने जो फैसला लिया है मुझे रानी बनाने का, उसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। चिंता? चिंता किस बात की बेटी? तुम सूर्यनगर की रानी बनने जा रही हो। इससे तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। कैसी प्रसन्नता पिताजी? मैंने अभी तक अपने राज्य वालों को ठीक से जाना भी नहीं है, तो बिना अपने राज्यवासियों के बारे में जाने मैं उन पर किस तरह से अपने रानी होने का दावा कर सकती हूँ? तो तुम क्या करना चाहती हो बेटा? आज नहीं तो कल तुम्हें इस पद का स्वीकार करना ही होगा। हाँ पिताजी, मैं इस पद का स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर अभी नहीं। पहले मैं कुछ दिनों के लिए अपने राज्यवासियों के बीच रहकर उनकी दुख और तकलीफें देखना चाहती हूँ, और रानी बनने से पहले मैं चाहती हूँ कि उनकी सभी ज़रूरतें उनको मिले। दुख तकलीफ कैसी बेटी? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुशी से रहते हैं, तभी तो हमारे यहाँ कोई फरियाद लेकर नहीं आता। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। हम राजमहल में रहकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि राज्य के सभी लोग सुखी हैं। जब तक हम उनके बीच नहीं जाएंगे, तब तक हमें उनके हालातों के बारे में नहीं पता चलेगा। तो आखिर तुम क्या करना चाहती हो? जो भी हो, मुझे साफ साफ बता दो। पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए सामान्य नागरिक बनकर अपने राज्य में रहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस पद को स्वीकार कर सूर्यनगर की रानी बन जाऊंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुमको सही लगे, पर तुम अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाना, ताकि तुम पर कोई मुसीबत आए तो वो संभाल लें। नहीं पिताजी, मैं अकेले जाना चाहती हूँ, और आप मेरी फिक्र मत करिए। मैं सूर्यनगर की रानी बनने वाली हूँ, अपना ख्याल तो खुद रख ही सकती हूँ ना। ठीक है बेटी, पर अपना ध्यान रखना। फिर क्या था, पिताजी से मंजूरी मिलते ही राजकुमारी मीरा अपना पूरा हुलिया बदलकर सूर्यनगर के राज्य में चली जाती है। मीरा राज्य में घूमते घूमते सबसे पहले एक गांव के तालाब के पास जाती है, जहां वो देखती है कुछ औरतें वहां पानी भर रही होती हैं। तब मीरा उनमें से एक महिला को आवाज लगाकर बुलाती है। बहन, ओ बहन, जरा सुनना तो। हाँ बोलो बहन, क्या काम है? बहन, आप लोग यहाँ आसपास रहते हो क्या? नहीं बहन, हमारा गांव तो यहाँ से काफी दूर है। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं बहन, काम तो नहीं था, पर एक चीज जाननी थी। हाँ बहन बोलो, क्या जानना चाहती हो? आप लोगों के घर के पास पानी की सुविधा नहीं है क्या, जो आप लोग इतनी दूर आती हो पानी भरने? नहीं बहन, हमारे गांव में फिलहाल पानी की सुविधा नहीं है। हम सबको पानी लेने यहाँ ही आना पड़ता है। तो आप लोग अपने राज्य के राजा को इस बारे में क्यों नहीं बताते? शायद वो आप लोगों की कुछ मदद कर सके। कहाँ बहन, हमारे राजा के पास हम गांव वालों के लिए समय कहाँ है। हमारे गांव के मुखिया तो कब से राजा से इस समस्या को हल करने के लिए कह रहे हैं, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मीरा उन महिलाओं की बात सुन इतना तो समझ जाती है कि सबसे पहले इनकी पानी की समस्या दूर करनी होगी। इन महिलाओं की बात सुन मीरा सोचती है, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी तो बोल रहे थे कि राज्य में कोई समस्या नहीं है, तो ये समस्या कहाँ से आ गई? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। धन्यवाद बहन, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद और कर सकती हो? हाँ बहन बोलो ना, क्या करना है? बहन, मैं इस राज्य में नई नई आई हूँ। पहले मैं पास वाले इंद्रपुर राज्य में रहती थी, पर वहाँ भी पानी की बहुत समस्या थी, और इसी कारण मैं वो राज्य छोड़ नए जगह की तलाश कर रही हूँ। क्या आप मुझे अपने गांव के मुखिया से मिला सकती हो, ताकि मैं उनकी सहमति लेकर इस गांव में रह सकूं? ठीक है बहन, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मीरा उस महिला के पीछे पीछे गांव के मुखिया के पास पहुंच जाती है। बहन यही रहते हैं मुखिया जी, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा को मुखिया के घर के सामने छोड़ वो महिला वहां से चली जाती है, और मीरा मुखिया जी को आवाज लगाती है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, क्या आप घर पर हो?
मीरा की आवाज सुन मुखिया बाहर आता है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, मेरा नाम मीरा है। मैं पास वाले राज्य से आई हूँ। वहाँ पानी की बहुत समस्या है। पानी लाने मुझे अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है और मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती है, जिनकी तबीयत बहुत खराब है। जब मैं पानी लाने जाती हूँ तो उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मुझे आपके गाँव में रहने की जगह और इजाज़त मिल जाए। मुखिया मीरा की बात सुन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। अब इस बच्ची को मैं यहाँ रहने कैसे बोलूँ? हमारे गांव की भी तो यही समस्या है। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह और इजाज़त दोनों दिला दूँ। पर बेटी, हमारे गांव की भी यही समस्या है। हमारे गांव से भी पानी लाने गांव के बाहर वाले तालाब पर जाना पड़ता है। पर मुखिया काका, मैंने तो सुना था इस राज्य में कोई समस्या नहीं है। इस राज्य के राजा इस राज्य के सभी गांवों का बराबर ध्यान रखते हैं और इस राज्य में सब हंसी खुशी से रहते हैं। देखो बेटी, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, पर ये बातें सिर्फ बनाई गई हैं। हमारे राजा का तो पता नहीं, पर राजमहल के मंत्री और सिपाही सब चोर और कपटी स्वभाव के हैं। क्यों काका, ऐसा क्या करते हैं राजमहल के मंत्री और सिपाही? मैं कितनी बार पानी की समस्या को लेकर राजमहल गया हूँ, पर वो सिपाही और मंत्री मुझे हर बार अंदर जाने से मना कर देते हैं। और जब मैं उनको अपनी समस्या बताता हूँ, तो कुछ पैसे लेकर कहते हैं, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी समस्या महाराज को बता देंगे। तो क्या हुआ, अब तक महाराज ने कुछ किया नहीं इस समस्या के लिए? नहीं बेटी, तुम शायद समझी ही नहीं। वो मंत्री हमसे सिर्फ पैसे लेने के लिए ऐसा कहता है, पर वो महाराज तक हमारी समस्या पहुंचाता ही नहीं है। क्योंकि मैं इस पानी की समस्या को लेकर राजमहल अब तक 10 बार जा चुका हूं, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तो मैंने राजमहल जाना भी छोड़ दिया है। मीरा मुखिया की बातें सुन समझ जाती है कि ये मंत्री गांव वालों के साथ छल कर रहा है और गांव की कोई समस्या महाराज तक नहीं पहुंचा रहा है। और इसलिए महाराज सोच रहे हैं कि गांव में कोई समस्या नहीं है और गांव में सब खुशी से रह रहे हैं। ठीक है काका, आप मुझे रहने की कोई जगह तो बता दो। बाकी इस बार मैं खुद महाराज तक इस समस्या को लेकर जाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस पानी की समस्या को दूर करके रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रहते हमारे पानी की समस्या दूर हो जाएंगी, तो तुम हमारे गांव में रह सकती हो। और जहां तुमको सही लगे, अपने लिए गांव के मिस्त्री से कहकर रहने लायक घर बनवा लो। ठीक है मुखिया काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मीरा को अपने राज्य के गांव में पहली समस्या मिल चुकी थी। अब मीरा ने सोचा, चलो, गांव में आने का कुछ फायदा तो हुआ। गांव की पहली समस्या मिल चुकी है। अब कुछ दिन और यहाँ रहकर यहाँ की और समस्याएं ढूंढती हूँ। फिर पिताजी से मिल इन सब समस्याओं के बारे में बात करूंगी। मीरा मुखिया का धन्यवाद कर वहां से चली जाती है। मीरा ने अपने लिए गांव के पास से बहने वाले नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली थी। मीरा अगले दिन फिर से गांव की सैर पर निकलती है ताकि गांव में चल रही और समस्याएं ढूंढ सके। मीरा चलते चलते एक मैदान के पास पहुंचती है जहां वो देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। मीरा फौरन उन बच्चों के पास पहुंच जाती है और उनमें से एक बच्चे को आवाज लगाती है। बच्चा, जरा यहाँ आना तो। उन बच्चों में से एक लड़का, जिसका नाम सोनू था, वो मीरा के पास आता है। बोलिए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, काम तो है, पर उससे पहले तुम अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम सोनू है। सोनू बेटा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दीदी, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सोनू से यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? दीदी, गांव का स्कूल जाने लायक बच्चा ही नहीं है तो कैसे जाऊं? क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ है स्कूल को? दीदी, एक बार आप खुद ही चलकर देख लीजिए। आप जब देखोगी तब आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो सोनू बेटा, मुझे ले चलो अपना स्कूल दिखाने। मीरा सोनू के साथ उसका स्कूल देखने जाती है। स्कूल के पास पहुंचकर मीरा देखती है स्कूल की हालत तो बहुत खराब थी। स्कूल की बाहरी हालत देख मीरा स्कूल के अंदर चली जाती है ताकि वो स्कूल की अंदरूनी हालत देख सके। मीरा जब अंदर जाती है तो देखती है स्कूल जैसा बाहर से खंडर हो चुका है, वैसे ही अंदर से स्कूल के वर्गों की भी हालत खराब थी। स्कूल के वर्गों में खाली ब्लैक बोर्ड था और उस पर भी मकड़ियों का घर बन गया था। सोनू बेटा, स्कूल की ऐसी हालत कैसे हुई? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। 2-3 साल से स्कूल बंद हो चुका है, तब से यहाँ कोई नहीं आया। बेटा, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ दीदी, बोलिए क्या करना है?
बेटा, मुझे अपने स्कूल के हेडमास्टर के घर पर ले चलोगे क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलिए दीदी, मैं आपको हेडमास्टर जी के घर ले चलता हूँ। सोनू मीरा को अपने साथ हेडमास्टर के घर ले जाता है। मीरा और सोनू जब हेडमास्टर के घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं हेडमास्टर घर के बाहर सो रहे होते हैं। मास्टर जी उठिए, देखिए आपसे मिलने एक दीदी आई है। सोनू की आवाज सुन हेडमास्टर उठ जाते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मास्टर जी, हमारे गांव में नई दीदी रहने आई है, वो ही आपसे मिलना चाहती हैं। दीदी, आप मास्टर जी से बात कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ खेलने। ठीक है बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। मीरा का परिचय हेडमास्टर से कराकर सोनू वहां से चला जाता है। नमस्ते मास्टर जी, मेरा नाम मीरा है। मैं पास के राज्य में रहती थी, परंतु उस राज्य में स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं थी और मैंने आपके गांव के स्कूल की बहुत प्रशंसा सुनी है। इसलिए मैंने वो राज्य छोड़ दिया है और इस गांव में रहने आई हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जिसको मुझे आपके स्कूल में दाखिला दिलवाना है। क्या आप मेरे भाई का दाखिला करवा सकते हैं आपके स्कूल में? मीरा की बात सुन मास्टर जी सोचते हैं। कई सालों से तो हमारे स्कूल में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, और अब तो वो जगह स्कूल कम और खंडहर ज्यादा दिखाई देता है, तो इन्होंने कहाँ से हमारे स्कूल की प्रशंसा सुन ली। नहीं मीरा बेटा, तुमने कुछ गलत सुना है। हमारे यहाँ का स्कूल तो 2 साल से बंद है, अब तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे भाई का दाखिला कैसे कर दूं? क्यों मास्टर जी, स्कूल क्यों बंद है? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, एक परेशानी तो है जो कोई हल करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस कारण गांव का स्कूल बंद है। ऐसी क्या परेशानी है मास्टर जी, जिस वजह से बच्चों के पढ़ाई से खिलवाड़ किया जा रहा है? बेटा, 2 साल पहले भारी बारिश की वजह से स्कूल की छत गिर गई थी। तब से अब तक उसकी किसी ने मरम्मत ही नहीं कराई। परंतु ऐसे कोई अगर स्कूल की मरम्मत नहीं कराएगा तो स्कूल तो बंद ही रहेगा, और अगर स्कूल बंद रहेगा तो बच्चे साक्षर कैसे होंगे? हाँ बेटा, ये तो मुझे भी पता है, और इसी वजह से तो मैं कितनी बार राजमहल जा चुका हूँ ताकि महाराज स्कूल की मरम्मत करा सके, परंतु आज तक राजमहल से हमें कोई मदद नहीं मिली। क्यों, आपके राज्य के महाराज आपसे मिलते नहीं हैं क्या? कहाँ बेटा, महाराज से तो मिल ही नहीं पाते हैं। जब भी जाओ, राजमहल के मंत्री हमें महाराज से मिलने ही नहीं देते हैं। वो हमसे कुछ पैसे ले लेते हैं और कहते कि हमारी फरियाद महाराज तक पहुंचा देंगे, पर आज तक महाराज से किसी तरह की मदद आई नहीं है। अब तो थक चुका हूँ राजमहल के चक्कर लगाकर। ठीक है मास्टर जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार खुद जाऊंगी राजमहल महाराज से इस सिलसिले में बात करने। ठीक है बेटी, तुम भी जाकर बात करके देख लो, शायद कुछ बात बन जाए। आखिर गांव के बच्चों के भविष्य की बात है। इस तरह मीरा को गांव की दूसरी तकलीफ भी पता लग गई थी। मीरा इतना तो समझ गई थी कि जब पानी और शिक्षा, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए गांव वाले परेशान हो रहे हैं, यानी कि गांव में और भी परेशानियां तो जरूर होंगी। इसलिए मीरा कुछ दिन और गांव में रुकने का निर्णय लेती है। ठीक है मास्टर जी, मैं आपसे अब तभी मिलूंगी जब गांव के स्कूल की मरम्मत हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, जाओ, जो हमसे नहीं हो पाया शायद वो तुम ही कर दिखाओ। मीरा मास्टर के यहाँ से निकलकर सीधा गांव के चौराहे पर जाती है, ताकि वो गांव के उम्रदराज लोगों से मिलकर उनकी भी समस्या पता कर सके। मीरा जब चौराहे की तरफ जा रही होती है, तभी वो देखती है कि पास में पेड़ के नीचे एक बूढ़े काका रो रहे होते हैं। काका को रोते देख मीरा बूढ़े काका के पास चली जाती है। क्या हुआ काका, क्यों रो रहे हो? कुछ तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बोले काका, मुझे आप अपनी बेटी ही समझिए और बोले क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी घर की परेशानी से परेशान हूँ। क्या हुआ आपके घर पर, मुझे बताइए, मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं। तुम कौन हो बेटी, और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? काका, मेरा नाम मीरा है। मैं पास वाले राज्य से आई हूँ। मैं उस राज्य के राजा की सलाहकार हूँ। वहाँ के राजा मेरी सलाह लिए बगैर कोई काम नहीं करते थे। फिलहाल मैं छुट्टी लेकर अलग अलग राज्यों में सैर करने निकली हूँ। अच्छा बेटा, तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? हाँ काका, आप बताइए क्या परेशानी है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तो जरूर करूंगी। बेटी, मेरे परिवार में केवल मैं हूँ और मेरी पत्नी है। मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर मैं अपना और अपने पत्नी का पालन पोषण करता था। परंतु कुछ दिनों पहले एक जमींदार ने
मुझसे मेरी वो जमीन छीन ली है। मैं जब भी खेत पर जाता हूँ तो उस जमींदार के गुंडे आकर मुझे वहां से भगा देते हैं। काका, तो आपने अपने राज्य के राजा को उस जमींदार के बारे में शिकायत की या नहीं? कहाँ बेटी, मैंने जब उस जमींदार को बोला कि मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा, तो वो बोल रहा है जिसको शिकायत करना है कर ले। ये जमीन राजा ने उसे तोहफे में दी है। उसके बाद मैं कितने बार राजमहल के चक्कर काट चुका हूं, पर वो मंत्री मुझे राजा से मिलने ही नहीं देता है। जब भी जाता हूं बोलता है मैंने महाराज को बता दिया है, वो जल्दी ही गांव में आकर मेरी जमीन मुझे दिलवा देंगे। पर अब तक न तो वो मंत्री आया, ना ही महाराज। अब तुम ही बताओ बेटी, इस उम्र में मैं क्या करूं? एक जमीन थी, वो भी छीन ली। अब कैसे करूं मैं मेरा और मेरी पत्नी का पालन पोषण? मीरा काका की बात सुन समझ जाती है कि सारी समस्या का कारण वो मंत्री ही है। वो गांव के लोगों की कोई भी समस्या महाराज तक नहीं जाने दे रहा है, और कोई समस्या जब महाराज को नहीं मिल रही है तो उनको लग रहा है राज्य में सब खुश हैं। अगर ऐसी बात है तो कल अपने साथ मुझे ले चलिए उस जमींदार के पास और कहना मैं आपकी बेटी हूँ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगी काका। ठीक है बेटी, कल सुबह यही मिलना। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा उस जमींदार से मिलाने। काका के वहां से निकलकर मीरा अपनी कुटिया में जाकर उस कपटी मंत्री को फंसाने के लिए पैतरे सोचने लगती है। इस मंत्री के कारण सभी गांव वाले परेशान हैं और सब गांव वालों को लग रहा होगा कि महाराज को इन गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। एक काम करती हूँ, इस मंत्री को सबके सामने फंसाती हूँ, तब जाकर सबको पता चल जाएगा कपटी यह मंत्री है। इन सब में महाराज का कोई दोष नहीं है। अगली सुबह उस पेड़ के नीचे आकर मीरा काका का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद काका वहां आते हैं। चलो बेटी, चलते हैं उस जमींदार से मिलने। मीरा काका के साथ उस जमींदार से मिलने चली जाती है। जब काका और मीरा जमींदार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वो एक पेड़ के नीचे खटिया लगाकर सोया हुआ था। ओ जमींदार साहब, उठो और हमारी बात सुनो। मीरा की आवाज सुन जमींदार उठ जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मेरा नाम मीरा है, मैं इनकी पुत्री हूँ। आपने मेरे पिताजी की ज़मीन ले ली है और मेरे पिताजी के पास बस एक यही ज़मीन है साहब। अगर यह भी इनके पास नहीं रही तो हम भूखे मर जाएंगे। कृपा कीजिए, हम गरीब पर साहब। ये जमीन तुम्हारी थी, अब ये जमीन मेरी है। ये जमीन मुझे खुद महाराज ने दी है तोहफे के तौर पर। जाओ और जाकर महाराज से कहो, वो कहेंगे तो मैं आपको यह जमीन वापस दे दूंगा। साहब, आपको यह ज़मीन खुद महाराज ने दी थी क्या? नहीं, मंत्री साहब ने आकर कहा था कि महाराज ने मुझे ये जमीन तोहफे में दी है। पिताजी, जब मंत्री जी ये ज़मीन इन साहब को तोहफे में दे रहे थे तो क्या उस समय आप वहाँ थे? नहीं बेटी, मुझे तो अगली सुबह जब मैं खेत पर काम करने आया तो पता चला। हाँ तो क्या, मंत्री जी मेरे घर आए थे। साहब, ये ज़मीन आपको महाराज ने तोहफे में दी है, यह हम मानते हैं, परंतु यह ज़मीन जब मंत्री जी आपको दे रहे थे तो उस समय न तो पिताजी वहाँ थे और न मैं, तो हम कैसे मान ले कि सच्ची में महाराज ने आपको ये ज़मीन तोहफे में दी है? एक काम कीजिए साहब, आप मंत्री जी को यहाँ बुला लें और हम सबके सामने ये बोल दें कि यह ज़मीन आपको महाराज ने तोहफे में दी है। अगर आपने इतना कर दिया तो मैं और पिताजी इसके बाद आपको इस ज़मीन के लिए कभी परेशान नहीं करेंगे। मीरा से यह सुन जमींदार सोचता है। ये लड़की भी कितनी पागल है, इसने तो मुझे ऐसा पैंतरा बता दिया जिससे मैं अब किसी की भी जमीन हड़प सकता हूँ। मंत्री को कुछ पैसे देकर कहलवा दूंगा कि वो जमीन महाराज ने दी है। इसे तो मुझे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मैं कल मंत्री जी को बुला लूंगा, तुम लोग भी आकर सुन लेना, फिर बाद में मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है साहब, हम कल यही आ जाएंगे। मीरा काका को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचकर काका मीरा से कहते हैं, बेटी, तुमने यह क्या कर दिया? अब तो मेरे हाथ से यह जमीन चली जाएगी। अब मैं क्या करूंगा? काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस कल समय से अपने खेत पर पहुंच जाना। ठीक है बेटी, बस किसी तरह मेरी जमीन मुझे वापस दिला दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। हाँ काका, आप चिंता छोड़ दो और कल सुबह अपने खेत पर मिलना। अगले दिन काका और मीरा दोनों खेत पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। काका, आप यही खड़े रहो और जमींदार और मंत्री जी से बात करना, मैं उस पेड़ के पीछे छुपी रहूंगी। ऐसा क्यों बेटी? तुम चली जाओगी तो मैं क्या बात करूंगा? काका, आप केवल किसी तरह मंत्री के मुंह से निकलवा लेना कि यह जमीन जमींदार की है, फिर पीछे से मैं आती हूँ। ठीक है बेटी,
मीरा फटाफट जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और जमींदार और मंत्री के आने का इंतजार करती है। फिर कुछ समय बाद जमींदार और मंत्री वहां आते हैं। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। और बताओ, क्या सुनना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? रुकिए मंत्री जी, ये नहीं इसकी बेटी सुनना चाहती है। ओ काका, कहाँ रह गई तुम्हारी बेटी? जल्दी बुला लो, मंत्री जी के पास और भी काम है। अरे जमींदार साहब, मैंने सुना, उसने सुना, एक ही बात है। बोलिए मंत्री जी, ये जमीन किसकी है? देखो काका, यह जमीन महाराज ने इससे प्रसन्न होकर इसे तोहफे में दे दी है। अब से इस जमीन का मालिक ये है। मंत्री जी, रहम कीजिए, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं मेरे परिवार का पालन पोषण इसी जमीन के जरिए करता हूँ। मेरी जमीन मत छीनिए। देखिए काका, ये मेरा फैसला नहीं है, ये महाराज का फैसला है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मंत्री के इतना बोलते ही मीरा सामने आती है। क्या कहा मंत्री जी, ये किसका फैसला है? जरा फिर से बोलिए तो। राजकुमारी मीरा को सामने देख मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजकुमारी मीरा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़िए मंत्री जी, आपने जो गांव में राजमहल की नाक कटवा कर रखी है, इसकी चर्चा तो मैं पिताजी से करके रहूंगी। आप यहाँ अपना जेब भरने के लिए भोले भाले गांव वालों से पैसे ले रहे हो और उनकी फरियाद तक महाराज तक नहीं पहुंचा रहे हो। और वहाँ महाराज सोच रहे हैं राज्य में सब सुखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं उनका मंत्री क्या गुल खिला रहा है। मीरा से ये सारी बातें सुन मंत्री डर जाता है और मीरा के पैरों पर गिर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपा कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, पर अब आपका फैसला तो पिताजी करेंगे, क्योंकि आप सालों से इन बेचारे गांव वालों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसा रहे हों। ये तो अच्छा हुआ मैंने रानी बनने से पहले इनके बीच आने की सोची, वरना तो मुझे भी वहां बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा राज्य में। मीरा फौरन मंत्री को लेकर गांव के चौराहे पर ले जाती है और वहां पर गांव के हेडमास्टर और मुखिया को भी बुला लेती है। देखिए मुखिया जी, ये है मंत्री जो आप सबको इस धोखे में रख रहा था कि महाराज कुछ न कुछ करेंगे, पर ये कपटी व्यक्ति सिर्फ आप लोगों से पैसे ले रहा था, पर इसने आज तक आप लोगों की एक भी फरियाद महाराज तक नहीं पहुंचाई। और मैं महाराज की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। इसमें जितनी गलती इस कपट्टी की है उतनी ही गलती महाराज की भी है। उनको भी अपने राज्य का दौरा करना चाहिए था, पर वो इस कपट्टी की बात सुन सब इसके भरोसे छोड़ दिया था। मीरा बेटा, आप क्यों महाराज की तरफ से माफी मांग रही हो? मुखिया काका, मैं हूँ मीरा, आपके राज्य के महाराज की पुत्री राजकुमारी मीरा। मीरा की यह बात सुन सारे गांव वाले मीरा के नाम का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह मीरा की एक प्रतिज्ञा ने गांव वालों की जरूरत का पता लगा लिया और एक कपटी व्यक्ति की असलियत सबके सामने लाई। प्रेमनगर राज्य के एक छोटे से गांव तुनपुर में राजू नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। राजू के परिवार में कोई नहीं था। राजू अनाथ था। राजू जब थोड़ा समझदार हुआ ही था, तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से राजू अकेले ही रहता था। राजू गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। राजू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब था। राजू किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। राजू ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थीं, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। राजू हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि आज उसकी नसीब भले उसका साथ ना दे रही हो, पर उसको भरोसा था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएंगी और उसके तकदीर का दरवाजा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह राजू श्यामलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और श्यामलाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजू अपने काम में मस्त होता है, तभी राजू को श्यामलाल के रोने की आवाज आती है। श्यामलाल को रोता देख राजू फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक? आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। राजू से इस तरह मदद के लिए सुन श्यामलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे राजू, तू क्या मेरी मदद करेगा जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता? तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ
आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। राजू से इस तरह की बातें सुन श्यामलाल को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बात है राजू, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था, तब तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा राजू, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी ये बात याद रखना, हमारी ये जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है, कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है, एक ना एक दिन वो भी समाप्त हो ही जाएगा, बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की, काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं, ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए आप क्यों रो रहे थे। अरे राजू, अब क्या बताऊं तुझे, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। राजू, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है राजू, हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूं, क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। हाँ सेठ जी, आपकी ये बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ राजू, अब तू ही बता मैं क्या करूं। वो जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी, मैं किसी भी हाल में वो जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है राजू, जल्दी बता मुझे भी वो तरकीब। राजू ने अपनी पूरी तरकीब श्यामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही श्यामलाल राजू से कहता है, क्या बात है राजू, क्या तरकीब निकाली है, तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। राजू, अगर तेरी ये तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं ये वादा करता हूं, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं ये तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है राजू, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी, कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। राजू फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह राजू श्यामलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हों और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब श्यामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा श्यामलाल ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। किशन के मना करने के बाद राजू जाने लगता है। तभी रमेश किशन से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि श्यामलाल ने उनके बारे में राजू को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। किशन के बुलाने पर राजू फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ श्यामलाल हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं श्यामलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वो एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर
फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको श्यामलाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी श्यामलाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मजूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। श्यामलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। किशन और रमेश दोनों भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। किशन के कहते ही राजू उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक राजू किशन और रमेश के खेतों पर काम करता है। राजू बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वो समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। राजू को इतनी मेहनत करते देख किशन और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे रमेश भैया, ये राजू तो बहुत मेहनती है, ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ राजू को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है राजू। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। राजू ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह किशन और रमेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजू काम कर रहा होता है। राजू को रविवार को भी काम करता देख किशन बोलता है। अरे राजू भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? अकेला रहता हूं घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूं और काम पर लग जाता हूं। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है राजू, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद किशन और रमेश खेत को राजू के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब किशन और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। ये कहाँ से आया हमारे जमीन में? चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ो और फिर बोलो ये क्या है। नहीं थानेदार साहब, ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया? हमें कुछ नहीं पता है। चलो, अब झूठ मत बोलो। तुम दोनों तो अब गए। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्र कैद सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहाँ से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है। तुम्हारी जमीन से कंकाल निकलते ही हमारी जमीन से इस जमीन पर आ गए। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां राजू आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ राजू, देखो, पता नहीं कहाँ से हमारे जमीन में ये कंकाल आ गया है। राजू कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है। क्या कंकाल? ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ राजू, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर पुसुर करता देख थानेदार कहता है। चलो,
अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेके जाऊं मैं जेल। ठीक है थानेदार साहब। राजू, किशन और रमेश थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। राजू भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस कंकाल को देख के तो लगता है काफी महीनों पहले से इसे जमीन में डाला गया होगा। एक तो किशन फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और राजू से ये सुनते ही किशन डर के फटाफट पूरी कहानी राजू को बता देता है। देखो राजू भाई, सच्ची सच्ची कहूं, ये जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई श्यामलाल से। किशन से हड़पने की बात सुन राजू ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़प्पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। किशन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी राजू को बता देता है। किशन से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही राजू कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बताओ राजू भाई, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके लिए ये जमीन प्यारी है या आप दोनों की जान? इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है राजू, हमें जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे राजू, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये थानेदार को बोलोगे ये जमीन श्यामलाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? श्यामलाल सेठ को, और श्यामलाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। राजू की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह राजू भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। राजू की तरकीब सुन तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे राजू ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई श्यामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो राजू से पूछ लीजिए, ये हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले ये श्यामलाल के पास काम करता था। बोलो राजू, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। किशन सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। राजू से ये सब सुनने के बाद थानेदार राजू को श्यामलाल को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो राजू, जाओ और श्यामलाल को बुलाकर लाओ। राजू फौरन जाकर श्यामलाल को बुला लाता है, पर श्यामलाल अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ, बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों के जमीन से ये कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन श्यामलाल की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख किशन एसीपी को बोलता है। नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है, हम बस कुछ समय से यहाँ काम करा रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर राजू से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन श्यामलाल की है? मेरे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन श्यामलाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वो केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। एसीपी के कहते ही थानेदार वहां से चला जाता है। चलो अब श्यामलाल तुम बताओ, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मार के यहाँ डाला है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। श्यामलाल से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ एसीपी साहब,
मैंने भी दोनों ने जो जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। राजू को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब श्यामलाल और राजू ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ एसीपी के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी श्यामलाल भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलके रहेगी। और रही बात जमीन की तो वो श्यामलाल की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। किशन और रमेश दोनों एसीपी और श्यामलाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख श्यामलाल दोनों को माफ कर देता है। एसीपी को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। श्यामलाल के केस वापस लेते ही एसीपी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है किशन, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में श्यामलाल राजू को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक राजू को बना देता है। राजू, जैसे कि मैंने वादा किया था, उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो तुमने क्या कहा था मुझे। बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारे तकदीर का दरवाजा खुल गया और अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहां काम नहीं करना होगा। दोस्तों, इस तरह राजू ने अपने मेहनत और दिमाग से श्यामलाल को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगी भाइयों को भी सबक सिखा दिया। और इस तरह राजू ने अपने मेहनत और दिमाग की मदद से अपने फूटी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़े से जमीन का मालिक बन गया था। दोस्तों, इस तरह की और बेहतरीन कैसी कहानियां देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।